अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद पाकिस्तानी है, वही लॉन्ग मार्च है। कहते हैं कि वज़ीराबाद अभी तक बंद है, उठे नहीं हैं। और मुफ्ती मुनीब ने बहुत ही मानी खेज और बहुत ही फातिहाना तकरीर की है कि जैसे दुश्मन से कामयाबी के बाद जनरल्स या मुल्क के हेड जो हैं बादशाह तकरीरें करते रहे हैं अपनी कामयाबी की खुशी में। और जो नए तबसरे हैं, नई सूरत हाल है पाकिस्तान की, और खान साहब के बाद जो गुफ्तगू हो रही है, हम मौजू पे आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे सब्सक्रिप्शन का नंबर बढ़ता रहे। सबसे पहले तो देखें, कहा यह जा रहा है कि जी मुआहिदा तो हो गया, मगर मुतमईन दोनों पार्टियां नहीं हैं, क्योंकि दोनों के दिल में चोर है ना। कि लब्बैक वाले कहते हैं कि ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है, इसने वादे तो सिर्फ और सिर्फ IMF से पूरे किए हैं, बाकी तो ये किसी से वादे पूरे करता भी नहीं है। और IMF ने भी डंडे के जोर पर वादे पूरे किए हैं, करवाए हैं अपने। अच्छा, फिर बहुत वाजे खुलकर ये बातें सामने आ गई कि ये मुआहिदा फिर इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, बल्कि ये कहा जाए कि बाजवा साहब ने डायरेक्ट करवाया। जो तस्वीरें और वीडियो जो गुफ्तगू सामने आई है कि सैलानी जो वेलफेयर है कराची में, उनके सरबरा और पाकिस्तान का नामवर सटोरिया स्टॉक एक्सचेंज का, मतलब जो जिसके इशारे पे चलती और बंद होती है, और इस्टेब्लिशमेंट के खासुल खास करीम डैडी। अच्छा, ये जहन में रखें कि ये करीम डैडी हों, सैलानी साहब हों, गए हुए हमारे ईदी साहब हों, ये जो बरादरी है पूरी, जो इनके बहुत सारे सेगमेंट हैं लोगों के, मगर ये जितने भी लोग हैं कारोबारी लोग हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो सिक्योरिटी स्टेट हो, ये सिविल हुकूमतों वगैरह पे बिलीव नहीं करते। इन्हें पता होता है कि असल लोग कौन है, तो ये हमेशा से उनके लोग हैं। वो भी मुझे याद नहीं आ रहा जो पिछले दोनों जिसका इंतकाल हो गया, जिसने पाकिस्तानी बाजवा साहब को ख़त लिखा था जब PDM बनी थी, कि अगर ये PDM बनी और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो मेमन बरादरी पूरी के पूरे अपने सारा सब कराची से इंडस्ट्री उठा कर ले जाएगी बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों को। कासिम तेली, सॉरी मेरे जहन में नाम आ गया, जो तेली तो मुझे 100% है, कासिम तेली है। तो ये सारे लोग ना इस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा, ये जहन में रखें कि पाकिस्तान जब बना तो जो पहला कारोबारी तबका था पाकिस्तान जो आया, जो ये माइग्रेट करके आए 99%, यही लोग थे सारे, इन्हीं के पुरखे। और ये पाकिस्तान में टैक्स चोरी के बानी कहे जाते हैं, बानी करार दिए जाते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के महकमा इनकम टैक्स जो FBR कहलाता है, उसे रास्ता दिखाने वाले, आगे चलाने वाले, बदउनवान बनाने वाले यही बरादरी थी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के तो खुद ब खुद होंगे कि पूरा सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, कहीं से चले जाइए, ये आपको कभी प्रो डेमोक्रेसी या प्रो ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमेशा इनके 70 साल में पाकिस्तान में फ़ौज से ही ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्शन की जो कीमत है वो आप सबको पता है। बहुत ही मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इन लोगों ने कभी किसी मौके पर अपनी स्टैंडिंग नहीं दिखाई। अच्छा, फिर दिलचस्प बात ये, जो कराची वाले वो जानते होंगे, बज़ाहिर ये आप लोग इनके बारे में राय रखते हैं, ये बड़े डरपोक होते हैं और ये बड़े कमज़ोर होते हैं, चुपचाप होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं। नॉट ट्रू, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वेरी एलिगेंट होते हैं। मगर जो ये आपको डरपोक नज़र आते हैं, यही असल बहादुर हैं। पाकिस्तान में स्मगलिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस की, हर तरह की। ये खेपी का लफ्ज़ आपने सुना होगा, कपड़ों से लेकर जूते, और जूते ये जो सिंगापुर, मिडिल ईस्ट से लेकर जहाँ जहाँ से है, ये सारा पीछे इसके काम करते थे। आप कराची की बड़ी मार्केटों में चले जाइए कि जो स्मगलिंग का सामान जहाँ मिलता है, वो देखिए वो कौन लोग कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान तक जाके देख लीजिए, जो बड़े मशहूर, ये आपने सुना होगा ना, दाऊद इब्राहिम कौन है,
मालूम कर लें कौन है। इकबाल मेमन का नाम नहीं सुना होगा। और जहां तक जाइए ये असल में ताकत का सर चश्मा इनके यहाँ बहता है, ये गुंडों को खरीद लेते हैं, मुबैना तौर पे जो कहा जाता है, पैसे खर्च करते हैं इनके। और मजहब सबसे ज़्यादा आपको इनके यहाँ मिलेगा, ये मोस्टली हरी पगड़ी वाले हैं। ये 5 दिन 6 दिन लगा के टिका के काम करते हैं। इनके नौजवानों के, जो हमारा बचपन था उसमें गोल्ड लीफ का पैकेट लगा होता था और फिल्टर के लिए एक अलग से भी एक सोने का वो हाथ में होता था, गाड़ी होगी, और ये पहला फिल्म का शो देखते थे। बहरहाल ये एक मिथ है पूरी। और ये जो करीम डैडी है ना, इनके लिए मशहूर है पाकिस्तान में कि शौकत अजीज़ के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में कहना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज एक दिन मुकम्मल बैठ गई थी जो 300-400 अरब रुपए का नुकसान कहते हैं। तो कहते ही हैं कि शौकत अजीज़ और करीम डैडी ने मिलके वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, फिर जो सबसे दिलचस्प तरीन बात है, यहाँ हमारे एक दोस्त हैं बहुत नोन, अमेरिका में बहुत नोन आदमी हैं, मुस्लिम लीग नून के पहले सदर सरदार नसरुल्लाह खान। ये इस वक्त लाहौर में हैं, गए हुए हैं। ये एक मशहूर मुस्लिम लीगी ख़ानदान के साहबजादे हैं और ये कॉलमिस्ट भी हैं, पाकिस्तान में भी नवाए वक्त में भी लिखते रहे हैं, जंग में भी कॉलम लिखते रहे हैं कभी, और आजकल जिना अखबार में शायद लिखते हैं, न्यूयॉर्क में भी एक अखबार में कॉलम लिखते हैं। और अब ये कौंसिल मुस्लिम लीग के सदर कहलाते हैं कि नवाज शरीफ से इनका झगड़ा हो चुक गया था। आखिरी जो दौर हुकूमत था नवाज शरीफ का 90s में, 97 के वक्त, तो जब से ये अकेले अपने एक मुस्लिम लीग चलाते हैं। इनका कहना यह है और मुताद्दिद बार कहना यह है कि करीम डैडी अर्ली 80s में यहाँ ड्रग में पकड़े गए थे और इनके वालिद को और करीम डैडी को ये और इनके कुछ दोस्त लाइन पर रख के, टेलीफोन की डबल लाइन पर रखकर जेल में बात कराया करते थे, क्योंकि जेल तो से सिर्फ कलेक्ट कॉल आ सकती है, उसके जवाब में कॉल करनी पड़ती है। तो ये बात मगर मैंने बहुत खोज लगाया, मगर बताने वाले कहते हैं कि जी इनका नाम कुछ और था जिस नाम पर ये पकड़े गए थे। वल्लाह आलम बिस्वाब, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि सिस्टम में करीम डैडी के नाम से मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की, मैंने पाकिस्तान में भी लोगों से जानने की कोशिश की, मगर इतना पुराना इन्हें कोई नहीं जानता। ये मुशर्रफ के दौर में इंट्रोड्यूस हुए हैं, छोटा मोटा कारोबारी जैसे और इनकी सोसाइटी में लोग हैं, मगर मुशर्रफ के दौर में इन्होंने खूब दौलत कमाई। तो ये करीम डैडी सिलानी साहब के वेलफेयर के सरबराह, ये इत्तेहाद कराने वाले हैं। अच्छा, ये मैं 2 दिन पहले किसी से कह चुका था कि लोग पूछ रहे थे कि ये लब्बैक की फंडिंग कहाँ से आती है। इनकी मेजर फंडिंग कराची से ही आती है और इन्हीं की सोसाइटी से आती है जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं। इनके बहुत बड़ा ख़ानदान, कबीला, पूरी बरादरी, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वही लोग इनको पैसा लगाते हैं। और ये आशिकाने रसूल ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि जो चोर होता है, ब्लैकमेलर होता है, ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, सौदा सामान की ब्लैक करता है, वो मज़हब के बहुत करीब है। हमारे यहाँ मुझे कहने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मशहूर है ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, पहले से भी, कि जितना बड़ा नमाजी होगा, जितना बड़ा हाजी होगा, उतना बड़ा कारोबारी होगा और वो तबलीग का हिस्सा ज़रूर होगा। और जब ज़ख़ीरा अंदोज़ पकड़े जाते हैं तो हाजी साहब भी पकड़े जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो बहरहाल ये उन्हीं लोगों में से हैं। तो बाजवा साहब से सुलह कराने में इनका हाथ है और ये कहते हैं कि जी एक तरफ जनरल फैज़ हमीद थे, उनकी ISI के जो पुराने अफसर जो अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये धरना जो है रुकवाने की कोशिश वो कर रहे थे। जनरल साहब ने करवाया था इमरान खान साहब को औकात में रखने के लिए, जो उन्होंने नोटिफिकेशन के हवाले से किया है। तो सारे लोग उन्हीं के पास पहुंचे और कहते हैं कि जी फतह पहली बार जो है जनरल साहब बाजवा साहब की हुई है। 20 नवंबर तक क्या क्या इस मुल्क में होगा कोई नहीं जानता, जब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आता। इस सूरत हाल में मामलात को देखा जा रहा है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि मुफ्ती मुनीब साहब ने, जो फवाद चौधरी से पहले ही सड़ते हैं चांद के मसले पे, आप लोगों को याद होगा कि फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर साइंस थे, तो एतराज़ किया करते थे कि भाई चांद आज की दुनिया में तो जब नासा मौजूद है, जो हज़ारों अगले साल के चांद के बारे में भी एक्यूरेट बताता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है जो
पाकिस्तान में चांद देखने का एक ड्रामा इदारा बनाया हुआ है कि ये मुफ्ती साहिबान और ये सारे इस दूरबीन लगा के रात को खड़े होते थे शाम को मगरिब के टाइम, और झूठी गवाहियों की बुनियाद पर या अपने तौर पर अगर डिसीजन ले लिया है तो चांद नजर आया करता। बहरहाल मुफ्ती मुनीर साहब फारिग कर दिए गए थे और ये समझते थे कि जी हमारे चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ने उनको फारिग कराया। तो जब मुज़ाकरात करने गए तो उनको और शेख रशीद को भी, शेख रशीद को तो कहीं दुरुस्ती किया होगा कि डबल खेलता है, कभी इनकी तरफ भी है और आशिक रसूल भी है, बहुत बड़ा मक्कार झूठा। मैं उसकी ज़ातियात पे नहीं जाना चाहता, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं इस तरह की ज़ातियात पे नहीं जाऊँगा, मगर यही मुनाफिक हैं जिन्होंने मज़हब को ख़राब किया है। और हदीस नबी है कि एक वक्त आएगा कि जो सबसे बड़ा मक्कार और झूठा होगा, मुनाफिक होगा, मेरे मज़हब की तौहीन करता होगा, मेरे अल्लाह के दीन की तौहीन करता होगा, वही मेरा सबसे बड़ा सुपह सालार नज़र आया करेगा, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये शेख रशीद जैसे लोग। वही मुफ्ती मुनीब जो पहले कहा गया कि ये कौम से मामला छुपाए जाएंगे और नहीं बताए जाएंगे, वक्त आने पे बताया जाएगा। पहले तो पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि एक वज़ीर आज़म या 2 वज़ीर या 4 वज़ीर ये कैसे कर सकते हैं कि जनाब वो रात के अंधेरे में एक मुआहदा करें और पुलिस के कातलों को, जो वर्दी में थे, उनके कातलों को माफ़ कर दें। बच्चों से जाके पूछें, उनके बापों से, उनकी बीवियों से, उनकी माँओं से, उनकी बहनों से, उनके दोस्तों से कि उन बेचारों का जुर्म क्या था। ये लबैक तो ऐसा लगता है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को सुधारने और पंजाब पुलिस को मारने के लिए रखी हुई है। ये पहले भी मारे गए थे, ये उससे भी पहले मारे गए थे और फिर घेर के मार दिया। और वो मुफ्ती मुनीर फरमाते हैं कि हमारे कारकुनों और पुलिस मरने वाले पर, शहीद होने वाले पुलिस के दर्जात बुलंद हो। अल्लाह माल हफीज़। मैंने कल कहा था ना कि दोनों तरफ से अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे, लड़ाई होगी, दोनों तरफ से शहीद कहलाएंगे, दोनों तरफ से गाजी होंगे, दोनों तरफ से काफर होंगे, दोनों तरफ से हलाक होंगे, जब इल्ज़ामात लगेंगे। बहरहाल एक तरफ तो ये कि इस मामले को पार्लियामेंट में लाया जाए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पता चले, अप्रूवल ली जाए जो मुआहिदा हुआ है अवामी नुमाइंदों से। वरना ये नवाज शरीफ कौन होता है, इमरान खान ये बादशाह है कि ये कातलों को माफ़ कर देगा। फिर दूसरी तरफ सुने मुनीब साहब क्या फरमाते हैं। वो वज़ीराबाद जाते हैं अपने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए, वहाँ जो मार्च के शुरा हैं जो बैठे हुए हैं उनसे खिताब करते हुए फरमाते हैं कि आप लोगों को फ़तह अज़ीम मुबारक हो, ये आप लोगों की जीत हुई है। मतलब दुश्मन मुल्क से जीते, वो दुश्मनों की फ़ौज से लड़ने गए थे वो, और वो फतह याब हुए हैं और उनके कारकुन और वो सारे लोग। तो उन्होंने कहा कि आप लोग को फ़तह अज़ीम मुबारक हो। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो कालेदम आपके साथ लिखा जाता है वो 1 आध हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये तो तय हो गया कि कल तक कालेदम थी, अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि ताकत के दौर पर निकले थे। बंदूक जिसके हाथ में होगी, ये मैसेज है कराची वालों के लिए। कराची वालों गौर से देखें मंजर को कि तुमने पाकिस्तान में अपने हुकूक कैसे हासिल करने हैं। कुर्बानी देना पड़ती है, मारना पड़ता है, फिर मिलता है। बलोचों को भी सीखना चाहिए कि 2-2 करके मरने से कुछ नहीं होगा। निकलें जत्थों की शक्ल में और ऐलान करें। मामा सदीक जो है वो बेचारा अकेला इस्लामाबाद पहुंचा था, उससे कुछ नहीं होगा। जत्थों की शक्ल में बाहर निकलें और हाथों में कलेशंकों से भी हों जैसे इनके थी। 2-4 मारने पड़ेंगे बड़ी माजरत के साथ में। मुझे कहने दीजिए कि ये साबित किया है इस धरने ने, मार्च ने और ये लब्बैक ने, कि जब तक मारेंगे नहीं इस मुल्क में कानून तो है ही नहीं, हाथ में क्या लेना है। जिसके हाथ में बंदूक है उसी का कानून है वहाँ, तो उससे पहले कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो कराची वालों के लिए, बलोचों के लिए, सिंधियों के लिए, KPK के लोगों के लिए, जो शुमाली इलाके के लोग हैं उन सब के लिए खुला मैसेज है कि इस मुल्क में जब तक आप अपनी ताकत का इजहार नहीं करेंगे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल वो कहते हैं मुफ्ती साहब कि ये लफ्ज़ कालदम भी हट जाएगा और जो हाँ लीडरशिप आपसे मुंतकिल होने के लिए कहेगी आप वहाँ मुंतकिल होंगे। मतलब बिखरेंगे नहीं, अभी आप मुंतशिर नहीं होंगे, आप अभी घरों को नहीं जाएंगे। फिर वो अगली सांस में अपनी अगली बात कहते हैं कि अगर हुकूमत ने कोई चालाकी करने की कोशिश की और मुआहदा तोड़ने की कोशिश की, कोई ड्रामेबाजी की,
तो हम फिर अपनी पूरी कुव्वत से बाहर आएंगे, पूरी कुव्वत से मैदान में आएंगे। मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन में धमकियां मुज्तमाई तौर पे दी जाती हैं किसी दहशतगर्द मुल्क को कि आपने अब किया तो हम ये कर देंगे, ड्रोन हमले होंगे और फलाना होगा, इमदाद बंद कर देंगे। तो बिल्कुल वो लहजा था उनका। और उनकी तकरीर जो सारे लोगों ने सुनी होगी, देखें जनाब, उनके लहजे से ही बात साबित हो गई कि ना वो इन पर ट्रस्ट करते हैं। और वज़रा के तो बयान से साफ लगता है। वो किसी ने ट्विटर पर लिखा कि मुआहदे के बाद प्राइम मिनिस्टर तो सो गया, सुबह उठा तो एज यूजुअल जैसे ना उसे डॉलर की उड़ान का पता चलता है, ना चीनी की गिरान का पता चलता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। या तो कभी बीवी बताती है, टीवी बताता है। तो सुना है कि किसी सेक्रेटरी ने कहा कि हुजूर आपने कब, या आपको पता है आपने कल रात फिर एक मुआहदा कर लिया उनसे जिनसे पहले भी किए थे। उन्होंने कहा वो हाथ सर पकड़ लिया, ओ यार कि मैंने दसिया क्यों नहीं कि मैं फिर एक मुआहदा कर लिया है। तो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग कि वज़ीर खारजा होके जिन्हें यूरोपीय यूनियन में जाके बैठना है, अमेरिका में बैठना है, ह्यूमन राइट्स की बड़े बड़े फोरमों के सामने जवाब देना है, जब इस शाह महमूद कुरैशी से लोग पूछेंगे मगरिब में कि तूने मुआहदा करवाया था, तो इसके पास जवाब नहीं होगा, मगर इसको अपने नंबर बनाने हैं क्योंकि ये गद्दी नशीन भी है और सियासतदान भी है और फिर पंजाब में रहता है, तो इसके लिए तो बायस फ़ख्र है ये सब कुछ। बहरहाल मैं आज के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि इमरान खान से तो देखें एक तवक्को वाज़ेह हो गई कि ये ना रखें कि आपसे कोई किए वादे पूरे करेगा। वो तो या तो IMF से करता है या बंदूक के जोर पे करता है। और बिल्कुल आखिरी बात कि पाकिस्तान से मेरे एक दोस्त कल के निकल रहे थे किसी फ़्लाइट में, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, इस हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं, पिछली हुकूमतों के साथ भी किया। तो मैंने कहा क्या होगा? कहने का होगा क्या मतलब, ये हुकूमत तो बहुत पहले गिर चुकी थी, गिर जाती, इसको ज़बरदस्ती कंधे दे के फ़ौज ने रखा हुआ है कि ये 5 साल पूरे कर ले, वरना 1-1.5 साल का ये रायता जो है जो गिरेगा ज़मीन पे, सड़कों पे बिखरेगा, तो एक नया तमाशा लगेगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, कौमी इंतखाबात कैसे होने हैं, किसको लाना है, किसको गिराना है, किसको गायब कर देना है, किसको भगा देना है। तो अंदाज़ा लगाए जो हिमायत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, इसका कुछ बचा तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आखिर में ये भी बताता चलूँ कि जी सिखों ने बरतानिया में, यूरोप पूरे में और अमेरिका में रेफरेंडम का जो ऐलान किया था वो कल से वोटिंग शुरू हो गई है। और कहते हैं लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क में हज़ारों लोग जमा हैं। तो हिंदुस्तान को मुबारक हो कि जनाब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने के नताइज निकलते हैं, ये वो दुनिया नहीं है। और पाकिस्तान भी समझ ले इस बात को। बजाय पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी रेफरेंडम हो रहा है सिखों का, तो पाकिस्तान को में भी इसमें एक इबरत का निशान है, हिंदुस्तान के लिए तो है ही है। और साथ में क्रिकेट में जो इंडिया के साथ हुआ, मैं कहूँगा बिल्कुल दुरुस्त हुआ। जो वीडियोज़ आए हैं कि आप अगर इसी साजिश में जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे कि पाकिस्तान को कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट से भगाना है और दौड़ाना है और जलील करना है, शर्मिंदा करना है, तो जो कौमें, जो अफराद, जो टीमें ऐसे कामों में मशरूफ़ होती हैं, उनका यही अंजाम होता है जो आपका हुआ है कि बैक टू दी पवेलियन। अल्लाह हाफिज़।